मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारे कार्यक्रम के मेहमान। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने उत्तराखंड में एक विशेष मुकाम हासिल किया है और आज कई लोग उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान वो महिला है जो न केवल अभिनेत्री है बल्कि लेखिका है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और ना सिर्फ उत्तराखंड की फिल्मों में उन्होंने काम किया है बल्कि नेपाली, भोजपुरी और बॉलीवुड तक अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड की पहचान है वो और यहाँ की शान बन चुकी हैं। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उर्मी नेगी जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। पहले तो हमारे मेहमान के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उर्मी नेगी जी, आज आप एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी हैं क्योंकि ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि यदि उत्तराखंड की फिल्मों को हम आपकी देखें तो सारी फिल्में आपकी हिट हैं। हाल ही में बथौ मूवी आई थी, उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उर्मी नेगी उत्तराखंड में कहाँ से आती है, बचपन में वो क्या किया करती थी? जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जो उर्मी हैं ये पौड़ी से बिलोंग करती हैं, जो उत्तराखंड का एक छोटी सी जगह है। और बचपन में मैं सिर्फ एक्टिंग का शौक़ था शुरू से ही, स्कूल में, कॉलेज में ड्रामा करना, और उसी शौक़ के बदौलत आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ। अच्छा, बचपन में ही आप थिएटर्स वगैरह करती थी, आपने बताया कि स्कूल में आप नाटक किया करती थी। जी बिल्कुल। तो कब आपको लगा कि आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए? बिल्कुल, जब मैं समझिए कि 17-18 साल की रही होंगी और काफ़ी सारे पुरस्कार मुझे मिले बतौर एक्ट्रेस, तो तब लगा कि आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि मेरी जगह तो फिल्मों में है। और उसके लिए फिर कोशिश की और मुंबई पहुँच गई। तो जब आप मुंबई पहुंचे थे तो कैसा दौर था उस दौरान, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा था? पहली फिल्म कौन सी थी आपकी, वो अनुभव बताएं हमें आप। जी हाँ, जब मैं मुंबई पहुंची तो वो दौर ये था कि तब ना टेलीविज़न था, सिर्फ एक दूरदर्शन था। आज तो बहुत सारे आपके चैनल्स हैं और फिल्मों में काम पाना तब बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन एक बात मैंने सुनी थी कि देवानंद जी जो हैं वो नए लोगों को बहुत चांस देते हैं। तो बस यही तमन्ना लेके मैं बॉम्बे गई थी कि मैं तब बॉम्बे था, आज तो मुंबई हो गया, कि मैं देव साहब से मिलूंगी। और बस देव साहब से मैंने मुलाकात की। वो मुलाकात कैसी थी आपकी? क्योंकि देव साहब उस टाइम के बहुत बड़े अभिनेता थे और आप नई नई शुरुआत कर रही थी। उनसे जब आप मिली तो क्या उनका कहना था आपको लेकर के, कैसी मुलाकात थी वो हमें बताएं आप। आपने मुझे सन 80 के दौर में मुझे वापस भेज दिया। तो दरअसल वो दौर था कि देव साहब का नाम तो बहुत बड़ा था, मिलने की उनसे मेरी तमन्ना थी, लेकिन बहुत सारी झिझक क्योंकि और आत्मविश्वास भी उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इतना यकीन था मुझे कि अगर मुझे कोई भी रोल देंगे तो ज़रूर मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। तो मुझे पता चला कि देव साहब महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँची, दरबान से हाथ पैर जोड़ के कि मुझे अंदर जाने दीजिए, अलबत्ता वो जाने नहीं देते हैं लोगों को। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि देव साहब का मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, चले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुस्सा करेंगे, डांट देंगे, लेकिन इतनी दूर से आई हूँ, मिले बिना तो मैं जाऊँगी नहीं। तो फिर मैं फर्स्ट फ्लोर में उनके मेकअप रूम के पास पहुँची। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने चिल्ला के कहा यस, और दरवाज़ा खोला बहुत गुस्से से। तो मैं थोड़ी सी सकपका गई, डर भी गई। तो मैंने बहुत डरते हुए कहा कि सर मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? तो उनके वो शब्द मैं कई बार कहती हूँ कि अभी भी मेरे कानों में बजते हैं। उन्होंने कहा अरे तुम तो बहुत मीठा बोलती हो, कम ऑन कम ऑन कम इन। और बस उसके बाद मैं उनके पास बैठी, अपनी दास्तान सुनाई, अपनी बहुत ब्लैक एंड वाइट टूटी फूटी सी फटी हुई तस्वीरें उनको दिखाई और बताई कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वामी दादा बना रहा हूँ, बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल नई हो, तुम ये रोल करो, तुम समझोगी, देखोगी और जानोगी। बस अगले दिन से मैं उनके साथ शूट कर रही थी। आपकी मधुर आवाज़ ने उन्हें मोहित कर दिया, आपको काम मिल गया था। उस दौरान जब आपको काम मिला तो वो किरदार कैसा था और आप कितनी खुश थी उस किरदार में? खुश यानी कि 7वें आसमान पे पहुंच जाना, कि देव साहब मिले और उन्होंने इतनी तवज्जो दी। और हाँ, उन्होंने मुझे चाइनीज़ फूड भी खिलाया। पहली बार मैंने ज़िंदगी में चाइनीज़ फूड देव साहब के साथ खाया। और
रोल उसमें एक जुगन का रोल था। उन्होंने मुझे कहा कि डायलॉग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन रोल काफ़ी लंबा है, तुम मेरे बगल में बैठी रहोगी, मुझे देखते रहना मैं कैसे काम कर रहा हूँ और एक आध छोटा सा डायलॉग होगा। तो बस मैंने वो किया, तकरीबन 20-25 दिन मैंने वो शूट की। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे मिथुन साहब भी काम कर रहे थे उस फिल्म में। उसके बाद मिथुन जी से भी मुलाकात हुई और मिथुन के साथ फिर मैंने बहुत सारी फिल्में की। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ आपने काम किया है, मिथुन चक्रवर्ती हो या देवानंद हो। और पहाड़ की बेटी जब एक बॉलीवुड में कदम रख लेती है, उन्हें फिल्म मिल जाती है, वापस जब घर आती है तो कैसा माहौल था घर में? सबसे पहले तो मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी, उनको एक तस्वीर भेजी अपनी और देव साहब की कि पिताजी ये तस्वीर देखिए, मैंने देव साहब के साथ काम किया। तो पिताजी मेरे बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थे देव साहब के, तो वो भी बहुत खुश हुए। तो बस यही था कि शायद मैंने कुछ हासिल कर लिया है। वो जो अनुभूति होती है वो वाकई में बहुत आपको खुश और उत्तेजना से भर देती है। तो जब पहली फिल्म आपकी आई थी, आप कह रहे हैं कि एक छोटा सा डायलॉग था जो आपको बोलने के लिए कहा गया था, वो डायलॉग यदि आप बताएं यहाँ पे सुनाएं हमें। वो डायलॉग बस यही था कि जोगन का था। जो भी लोग आ रहे थे तो जय हो, भगवान आपका भला करे, जय हो, ईश्वर आप पे कृपा करे, बस इतने ही डायलॉग थे। जोगन के किरदार से आपने अपनी शुरुआत की है। जी ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की फिल्मों में कैसे आना हुआ आपका? उत्तराखंड की फिल्मों में दरअसल यह है कि देव साहब के साथ काम करने के बाद देव साहब एक नई फिल्म बना रहे थे, आनंद और आनंद, जिसमें वो अपने बेटे को सुनील आनंद को लॉन्च कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत बड़ा रोल दिया था, बहन का। लेकिन उसी दौरान चरण सिंह चौहान जी जो मेरे परिचित थे, हमारे पहाड़ी फिल्मों के भीष्म पितामह, मैं जिन्हें कहूँगी जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर हैं, तो वो घर जमाई फिल्म की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो मुझे कहा कि इस फिल्म में तुम रोल करो, लेकिन डेट्स क्लैश हो रही थी, आनंद और आनंद की और घर जमाई की। तो बहुत दुविधा में थी। तो फिर वही अपनी पहाड़ियत ने जोर मारा, मैंने कहा छोड़ो आनंद आनंद, चलो घर जमाई करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपका पहाड़ प्रेमी था जो आप, क्योंकि देखिए बॉलीवुड की फिल्म एक तरफ आपके पास है, दूसरी तरफ पहाड़ी फिल्म थी, आपने पहाड़ी फिल्म को चूज किया। लेकिन एक सवाल मैं लेना चाहूंगी ना, क्योंकि देखिए बॉलीवुड से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रीजनल की तरफ क्यों आई? हाँ, वही तो बात है। इसी को कहते हैं कि मन प्राण में पहाड़ी बसा हुआ है। मैं कहीं भी रहूं दुनिया के कोने में, हमेशा ये दिल जो धड़कता है, सच कहूं तो पहाड़ के लिए ही होता है। तब भी यही था कि हिंदी फिल्म चलो बाद में कर लूंगी, लेकिन पहले ही हमारी गढ़वाली एक फिल्म बन रही है, उससे पहले सिर्फ एक जगवाल बनी थी, लेकिन चलो अब एक और फिल्म बन रही है तो मैं पहाड़ी कर लेती हूँ। तो वो जो था, तो फिर मैंने पहाड़ी फिल्म की घर जमाई। जी। आपके पिता अफसर थे और जगह जगह आप भ्रमण किए हैं, पूरे भारत में आप रही हैं। उत्तराखंड में शायद आपने 2 साल बिताए हैं। हाँ, बिल्कुल 2 साल। तो क्या गढ़वाली आप शुरू से बोलती थी? नहीं, शुरू से बोलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने जो भी भाषा सीखी वो जब मैं पौड़ी में अपने जीवन के 2 साल मैंने बिताए थे, तो उन 2 सालों में मैंने पहाड़ को बहुत समझा, परखा, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, रीति रिवाज सबसे मैं वाकिफ़ हुई और भाषा भी सीखी। जी, जिसमें मेरी बहुत अच्छी कमांड है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गढ़वाली बोलती भी हैं, जितनी मधुर आवाज़ उतनी मधुर भाषा है आपकी गढ़वाली। और सवाल यहाँ पे मैं ये लेना चाहूँगी ना आपसे, क्योंकि देखिए घर जब है उस जमाने की बहुत ही सुपर हिट मूवी थी, हाल ही में भी लगी थी, तो बहुत लोगों ने उसे प्यार दिया था। आपने जब उस फिल्म को किया, क्योंकि अपने जीवन का पहला आपका जो फिल्म था वो पहाड़ी घर जमे थी, तो कैसा अनुभव आप ले रही थी उस दौरान? बिल्कुल, उस दौरान तो हम सब लोग नौसिखिया टाइप के थे, और जो फिल्म खत्म होनी चाहिए, समझिए कि 25-30 दिन में, उसमें हम लोगों ने 85 दिन लगा दिए शूट करते हुए। सपोज मेरा शॉट, मेरा जो सीन है वो पौड़ी में शूट होना है, लेकिन मैं केदारनाथ भी जा रही हूँ, बद्रीनाथ भी जा रही हूँ, पूरा ही लोग हर जगह घूमे जा रहे हैं। तो उसमें नुकसान भी बहुत था प्रोड्यूसर का, क्योंकि बजट बहुत ओवर हो गया था फिल्म का। लेकिन वो जो नौसिखियापन होता ना फिल्म मेकिंग में, अब तो ये था कि ब्रेकडाउन हम कर लेते हैं कि भाई इस आर्टिस्ट का काम इस लोकेशन पे, उसको तभी बुलाएंगे कि आपकी डेट्स फलानी है, उन पे आप आएंगे, उस पे उसका काम खत्म करेंगे। लेकिन तब ये था कि मेरी डेट्स अगर 30 तारीख है तो मैं 1 तारीख से पहले ही मौजूद हूँ वहाँ पर। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि आज का समय तो काफी सुविधाओं वाला है, उस दौरान इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जब आप उत्तराखंड आई, आपने फिल्मों की शूटिंग करी, तो कितनी चुनौतियां आपको मिली इस दौरान? बहुत ज़्यादा, उस दौरान तो काफ़ी कुछ चुनौतियां थी। इतना सारा यातायात के साधन भी बहुत कम थे, जानकारी भी कम थी। अब तो हालात बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल जी। घर जमाई के बाद भी कई फिल्में आपने की हैं। बिल्कुल, वो अनुभव हमें बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, घर जमाई के बाद मैंने की थी कौथिक, और कौथिक जो फिल्म है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो 2 वजह से, एक तो उस फिल्म के गाने तो नेचुरली बहुत अच्छे थे, प्लस उस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, और उस फिल्म के लिए मुझे नेशनल लेवल का कलाशी अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए।
तो तब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, उन्होंने मुझे दिल्ली में वो अवार्ड दिया था तालकटोरा स्टेडियम में। तो इसलिए मेरे दिल के पहला जीवन का वो पहला इतना बड़ा अवार्ड जो मिला था, तो वो जीवन का पहला था। तो कौथिक इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जिस दौरान आप घर जवे और कौथिक कर रही थी, क्या उस दौरान आपको बॉलीवुड की फिल्मों के ऑफर्स थे और क्या आपने वो किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उस दौरान मैंने मिथुन जी के साथ काम किया। उस दौरान मैंने आस और प्यास नाम की एक फ़िल्म की थी जिसमें नूतन जी भी काम कर रही थी। उस दौरान मैंने एक और फिल्म की थी, उसमें अरुण गोविल जी मेरे पति का रोल कर रही थी। रामेश्वरी जी भी थी उस फिल्म में, रामेश्वरी उनके प्रेमिका का रोल कर रही थी। तो साथ में ये सब फिल्में भी चल रही थी। लेकिन आज सोशल मीडिया ये है कि आप इतना भी करते हैं तो इतना बड़ा आप दिखा के उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। लेकिन तब मैंने जो इतनी सारी फिल्में की थी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में, वो शायद किसी को पता भी नहीं है कि मैंने वो फिल्में की थी तब। आप अभिनेत्री तो हैं ही काफ़ी बेहतरीन, आपने प्रोड्यूस भी किया है मूवियों को काफ़ी सारी, तो वो हमें बताएं कि पहली कौन सी फिल्म थी जो आपको लगा कि अब मुझे प्रोड्यूस भी करनी चाहिए? वो फिल्म थी मेरी फ्योली। और उस फिल्म में भी एक बात थी कि मैं शुरू से पता नहीं क्यों मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ अलग और कुछ बेहतर दूं अपनी पहाड़ी फिल्मों को। तो उस ज़माने में दौर था गायकों का, कुमार सानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत टॉप के ये गायक थे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं पहाड़ी गाने इनसे गवाऊं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था उन तक पहुंचना। और वो एक एक दिन में 5-5, 6-6 रिकॉर्डिंग किया करते थे, लेकिन उनको पहाड़ी गाने के लिए विवश करना। तो मैंने वो किया, उनके पास गई, बहुत प्रार्थनाएं की। और फिर उन्होंने मेरी फिल्म में कुमार सानू जी ने 2 गाने गाए, कविता जी ने 2 गाने गाए, उदित नारायण ने गाए, सुरेश वाडकर जी ने गाए, अनुपमा देशपांडे जी ने। तो तब बड़ा खुशी हुई कि चलो मैंने इनसे पहाड़ी गाने गवाए। तो क्या जब उन्होंने पहाड़ी गाने गाए थे कोई उन्हें कठिनाई हुई थी, क्योंकि आप उन्हें भाषा सिखा रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों के उच्चारण में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि पहाड़ में एक शब्द है लॉ। तो लोग उसका उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल समझते हैं, उसको लॉ बोल देते हैं या ड बोल देते हैं, लेकिन प्रॉपर लॉ बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस पे बेसिकली इस शब्द पे काम कराना बहुत बहुत मुश्किल था। चलिए, आप फ्योली प्रोड्यूस कर चुकी थी, बड़े बड़े सितारे उसमें गाना गा चुके थे। उसके बाद जब फिल्म दर्शकों के बीच पहुंची तो कितना प्यार मिला था मूवी को उस दौरान? बहुत 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 ज़्यादा। कि तब ज़माना ये था कि फिल्में सिल्वर जुबली हुआ करती थी, लोग पहले पहले एडवांस टिकट की लाइनों में लगे रहते थे। अब वो नज़ारा देखने नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग्स हो जाती हैं, लोग अपने टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन वो जो मंजर होता था ना कि सब लोग लाइनों में खड़े हैं टिकट्स के लिए और हम चुपके से देख रहे हैं, अच्छा 100 लोग लाइन में खड़े हैं, तो वो जो मन में खुशी होती थी। तब मैं देहरादून में एक होटल था, क्वालिटी होटल, उसके सामने शायद पायल सिनेमा या कुछ और सिनेमा था, तो मैं उसकी खिड़की से चुपचाप देखा करती थी कि आज कितने लोग आए। और जब भीड़ में लोग लाइन खड़े रहते थे तो मैं अंदर लिटरली डांस करने लगती थी। बहुत मतलब एक खुशी मन में कि मैंने जो फिल्म बनाई है वो चल पड़ी लोग। हाँ बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास आते रहे? हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं साउथ में भी काफ़ी फिल्में मैंने की। उसके बाद मिथुन जी के साथ एक दौर शुरू हुआ कि मैंने उनके साथ कम से कम 10-12 फिल्में वहाँ पे की। सीरियल मैंने काफ़ी की, भोजपुरी की, राजस्थानी की, नेपाली की। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना प्रोडक्शन हाउस प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहिए। फिर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू किया जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। फिर मैं अब्रॉड चली गई, वहाँ मैं सेटल हो गई। वहाँ पे मैंने अपना जो प्रोडक्शन हाउस है उसके ज़रिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। लेकिन फिर मैं वापस आई और सुबेरो घाम मैंने बनाई। तो ये सब चलता रहा। सुबेरो घाम की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दर्शकों को एक संदेश देती है, बहुत बढ़िया वो संदेश भी है। हम चाहेंगे थोड़ा सा उस किरदार को आप बताइए यहाँ पे हमें। बिल्कुल। सुबेरो घाम बनाने के पीछे भी एक कहानी है कि मैं घूमने जब पहाड़ में आई तो मैं एक गांव में गई थी। तो उस गांव में भरी दोपहरी में 2:30-3 बजे का वक्त रहा होगा। मैंने देखा कि 17-18 साल के बच्चे और कुछ पुरुष शराब पी के, एक भट्टी बन रही है और शराब पी के औंधे पड़े हुए हैं। शाम को देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को खूब पिटाई कर रहा था। अपनी आंख से मैंने देखा टिहरी जिले में। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये इसी विषय पे एक फिल्म बनानी चाहिए, और अगर मैं एक अच्छा संदेश दे सकूं अपने दर्शकों को, लोगों को, तो शायद मेरा फिल्म मेकिंग जो है वो सफल होगी। तो वो दृश्य देख के मैंने सुबेरो घाम बनाई। और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने शराब के विरोध में आंदोलन किए, क्योंकि उसमें एक गाना
आंदोलन के खिलाफ भी है, जो महिलाएं आके शराब की भट्टी को तोड़ती हैं, और कुछ आंदोलन में मैं भी शामिल हुई। जी बिल्कुल, सुबैरू खान ने बहुत अच्छा संदेश दिया था। तो आपको जब फिल्म बन गई, लोगों ने देख ली, उसके बाद कभी ऐसा हुआ था कि कोई आपके पास आया हो, उसने बोला हो कि आपकी फिल्म देख के मैंने कुछ सीखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास दिल्ली गाजियाबाद में फिल्म लगी थी, और वहाँ से मेरे पास एक वीडियो आया कि एक पुरुष जो है, उसकी शादी की सालगिरह थी, अपनी पत्नी को वो फिल्म दिखाने ले गया, और फिल्म देखने के बाद उसने कान पकड़ के अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमेशा कहती हो ना कि शराब ना पीऊँ, तो आज मैं तुम्हें तोहफा देता हूँ ये फिल्म देखने के बाद कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा। तो खैर, लोग वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, कौन इस पे कायम रहता है। वही सज्जन मुझे 3 साल के बाद दिल्ली में मिले, वहाँ भी फिल्म लग रही थी, एक फंक्शन में मुझे मिले, तो वो भाग भाग के आए, उनके साथ उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पत्नी ये हैं, और आज 3 साल हो गए हैं मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, आपकी फिल्म देखने के बाद ये मेरी गवाह हैं, आप इनसे पूछिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, अब इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। तो सच कहूँ रेणु जी, तब मुझे लगा कि अगर ये एक व्यक्ति हैं या और भी कुछ होंगे, अगर 4, 5, 8, 10 लोग भी कुछ संदेश पाके जीवन में सुधार लाए होंगे, तो वो मेरी सफलता है, कामयाबी है। बिल्कुल, वो सफलता जब मिलती है तो बहुत खुशी भी होती है। आपने घर जमे बनाई, फिर कौथिक, उसके बाद सुबैरू खान, लेकिन एक दौरान ऐसा भी था, दौर था उत्तराखंड में जब फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी बंद सी हो गई थी, फिल्में नहीं बन रही थी। उस दौरान क्या चुनौतियाँ थी, कैसा आपने महसूस किया था कि उत्तराखंड में आप एक बेस्ट अभिनेत्री बन रही थी और फिल्में नहीं बन रही थी? बिल्कुल सही बात। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे घर जमाई थी, उसमें मैं एक्ट्रेस ही बनाई, हमारे विशेषर दत्त नौटियाल जी ने थी वो फिल्म। दूसरी बात कि एक बार ये हुआ कि तब अब तो हमारी सरकार बहुत मदद कर रही है, फिल्मों को सब्सिडी दे रही है और बहुत सारी अच्छी नीतियां हैं, लेकिन तब इस किस्म की कोई नीति नहीं थी। तो जो भी प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता था, जो भी लगा, तो वो वापस आता ही नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड में थिएटर भी इतनी ज़्यादा नहीं थे। तो हर प्रोड्यूसर एक बनाता था, उसके बाद वो ख़त्म, उसके घर बिक गया, कि कईयों की ज़मीन बिक गई, कहीं कुछ हो गया, लेकिन दोबारा फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मुझे एक बार बहुत दुख हुआ कि देखिए इतनी फिल्में बनती थी, लेकिन अब तो फिल्में नहीं बन रही हैं। तो चलो मैं शुरुआत करती हूँ। तो ये सुबैरू खान से पहले की बात है कि मैं पहाड़ आई थी, मैंने वो दृश्य देखे, फिर मैंने फैसला किया कि सुबैरू खान बनाती हूँ, और वो वाकई में पहाड़ी फिल्मों का सुबैरू खान साबित हुआ। उसके बाद बहुत फिल्में बनने लगी हैं। बिल्कुल, बहुत फिल्में बनने लगी हैं, और हाल ही में आपकी बथौ मूवी भी आई थी सुबैरू खान का, ये वो सेकंड पार्ट है, काफ़ी पसंद वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा सा उस कहानी को बताइए आप हमें कि वो फिल्म क्यों आपने बनानी शुरू की? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है इस फिल्म के पीछे भी। दरअसल जो एक राइटर होता है, मैं लिखती भी हूँ, हम समाज से ही चीज़ों को लेते हैं, घटनाएं जो हमें उद्वेलित करती हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये बथौ बनाने के पीछे भी मैंने एक बूढ़ी औरत को गांव में देखा था, जिसकी आंखें वो अंधी हो चुकी थी, और डंडी पकड़ के वो सड़क पे रो रही थी, और मुझे बहुत होता है ऐसे लोगों से बात करना। तो उसने बताया कि मेरा बेटा तो चला गया है शहर में, कौन से शहर है पता नहीं, लेकिन 5-6 साल हो गए वो आया नहीं, लेकिन आएगा वो ज़रूर, क्योंकि मुझे प्यार बहुत करता है। और बहुत बुरी दशा थी। तो मैं, जो बच्चा 5-6 साल हो गए, वो चिट्ठी भी नहीं भेज रहा, कुछ भी नहीं भेज रहा, लेकिन माँ की आस जिंदा है। ये एक घटना मैंने बॉम्बे अपने क्लब में देखा, जब मैं टेनिस खेलने जा रही थी। तो मैंने एक पहाड़ी गाने की आवाज़ सुनी, तो मैं उस तरफ मुड़ी, खुश हो गई। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर होटल के काम कर रहे हैं, बड़े से बर्तनों के साथ में। तो उनके हालात देख के मैं थोड़ी सी दुखी हो गई। फिर उनके कमरे में गई, बहुत बुरी हालत में उनका कमरा भी था। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं भाग के आया हूँ, गांव में मेरी माँ है, यहाँ तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, लेकिन गांव में वापस नहीं जा पाऊँगा क्योंकि है कुछ नहीं। तो ये बच्चे, वो बूढ़ी माँ, उनका ताना बाना बुना, सुबैरू खान जहाँ ख़त्म होती, वहाँ से वो कहानी आगे बढ़ाई और ये बथौ बनाई। बिल्कुल, पलायन की पीड़ा तो बिल्कुल सबके सामने उत्तराखंड में, और बहुत बड़ी पीड़ा है ये, उसी पर आधारित आपकी मूवी भी है। अभी जब थिएटर्स में लग रही है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे बहुत आम जनता तो फिल्म को देख रही है, सराह रही है, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं। कुशारी जी ने कई बार अपनी सभा में इस फिल्म का जिक्र किया है, उन्होंने पूरी फिल्म देखी। हमारी राधा रतौड़ी जी जो हैं, इतनी बुद्धिजीवी महिला हैं, उन्होंने फिल्म देखी, बहुत सराह।
उनके पति और बहुत लोग जो हैं जो प्रकांड विद्वान हैं वो लोग फिल्म का बहुत तारीफ कर रहे हैं, आम जनता भी। तो मैंने आपसे कहा ना, यही तो चाहता है एक फिल्म मेकर। बिल्कुल, आप फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेखिका हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं ना, ये पहाड़ी राज्य है। थिएटर्स, अगर यहाँ पे जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, आप थिएटर में जाते हैं तो कोई परेशानी होती है कि हमारी मूवी लगा दो कहने में? शुरू में होती थी। हाँ। शुरू में जब सुबेरो घाम से पहले सुबेरो घाम लगाने के लिए तो मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े, मुझे कोई थिएटर वाला फिल्म लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमने एक बहुत एक सज्जन व्यक्ति थी, कोई राजनेता, उनका सहारा लिया तो जाके हमारी फिल्म देहरादून में लग पाई। और अब आलम ये था कि बहुत सारे थिएटर वाले कह रहे थे कि नहीं आप हमारे यहाँ लगाइए, फिर दूसरा कहता है नहीं ये फिल्म यहाँ लगाइए। तो ये बदलाव तो आ गया है। जी। तो अभी आपकी फिल्म चल पड़ी है, थिएटर्स में लग रही है और लोग आपके पास आके बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे होंगे। कोई किस्सा आपके पास है ऐसा? क्योंकि देखिए आपकी फैन फॉलोइंग लाखों में है, आप बॉलीवुड में भी काम करती हैं, भोजपुरी में भी आपने काम किया है और उत्तराखंड में भी आप किया है। कोई फैन आपके पास आया हो, उसने कुछ आपसे कहा हो, ऐसा कोई किस्सा? फैन तो कई किस्म के होते हैं। कुछ तो दिल जले टाइप के फैन होते हैं, जैसे एक था कि उसने सीना आँख खोल के वो मेरी तस्वीर लगा के हनुमान का रूप दे रखा था। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि जब बथौन देखती हूँ और महिलाएं आके गले लग के रो रो के मतलब छोड़ते ही नहीं हैं मुझे, तो वो फीलिंग सबसे अच्छी होती है कि एक माँ का स्वरूप मुझे इतना प्यार और स्नेह दे रहा है। वो जो फीलिंग होती है वो मैं बता नहीं सकती, उसके लिए शब्द नहीं है, वो सबसे अच्छी फीलिंग है। जब आप शूटिंग कर रही थी बथौन मूवी की या सुबेरो घाम की, तो कितनी परेशानियाँ आई शूटिंग के दौरान? बथौन की शूटिंग के दौरान तो आलम बहुत ख़राब था, क्योंकि मैंने 21 अप्रैल में इसका शूट शुरू किया। शुरू हो गई थी ये 18 में, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से हमें डेढ़ साल रुकना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब तो गया, 21 में मैंने शुरुआत की अप्रैल फर्स्ट वीक में, लेकिन 15-16 अप्रैल तक तो ये अपने पीक पे आ गया कोविड। यानी कि देहरादून से मैं एक ड्रोन मंगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यातायात बंद हो गया, वो नहीं आ पाया। हम लोग फिर उत्तरकाशी के डामटा में कहीं फंस गए थे और हमारी यूनिट में कई लोगों को बुखार आना शुरू हो गया। लेकिन लोगों को लगा कि सर्दी है तो मामूली बुखार है, ये सब गोलियां खा के काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। बहुत बुखार में मैंने काम किया बथौन का। लेकिन हम लोग पैकअप के बाद जब बॉम्बे आए तो टेस्ट कराए तो पता चला कि आधे यूनिट तो कोविड पॉजिटिव थी, इंक्लूडिंग मी। उसके बाद जो डर और जो खौफ लगा, क्योंकि तब ये था कि मौतें भी बहुत हो रही थी, तो लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी यूनिट में कोई हादसा नहीं हुआ। तो हमारी यूनिट के बहुत सारे लोग, मीरंजन नेगी जी, उनको भी कोविड हो गया था, हमारे राकेश भट्ट जी, बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को। अच्छा, उर्मी नेगी को एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पर तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन आपकी इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं? हाँ, मेरी हॉबीज़ सबसे अच्छी तो मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है। और शायद आपको जान के हैरानी भी होगी कि मैंने नेशनल खेला, मैंने टेनिस का गुजरात ओपन जीता है, मैंने ITF टूर्नामेंट्स खेले हैं, और अभी भी कुछ 2 महीने पहले मैंने बॉम्बे में इंटर क्लब टूर्नामेंट जीता है टेनिस में, लॉन टेनिस में। तो वो मेरी हॉबी है। प्लस मेरी ट्रैकिंग, हाइकिंग, मुझे घूमने का बहुत शौक है, पैदल पहाड़ों में मीलों चलते रहो, ये मेरे बहुत शौक हैं। बहुत बढ़िया। आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, इन तीनों में आपको कौन सी भूमिका अपनी पसंद आई है? मुझे तो एक्ट्रेस सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उस एक्ट्रेस की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ और मैं राइटर बनी हूँ। तो सबसे पसंद मुझे है एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस। अभी आगे आप और क्या क्या देख रही हैं उत्तराखंड में, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी एक हिंदी और पहाड़ी फिल्म, 2 भाषाओं में फिल्म बनाने जा रही हूँ, जो शायद मैं अक्टूबर में उसकी शुरुआत करूँगी। तो 2 भाषा में फिल्म बनेगी, तो पहाड़ी फिल्म बनाना तो छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अब ये है कि अब हिंदी फिल्म भी बनाऊंगी। जी, उसका परिवेश पहाड़ी ही होगा, लेकिन शूट मैं पहाड़ में ही करूँगी। कोई भी फिल्म बनाऊँ, कहानी उसकी पहाड़ की ही होगी। जी। आप किसे आदर्श मानती हैं? क्योंकि जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में आई होंगी तो किसी को देख के आप इसमें आई होंगी। हाँ, जब मैं एक्टिंग के मेरी फेवरेट तो जो मैं बताऊँ कि वैजयंती माला मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं, और राखी जी, वैजयंती माला, और एक्ट्रेस में बलराज साहनी। हाँ, ठीक
ठीक है। आप उत्तराखंड में जब जहाँ जहाँ शूटिंग करते हैं तो जी। पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अच्छा प्रदेश है, बाहुल्य प्रदेश है ये। कौन से जिले को आप सबसे बेहतरीन आपने देखा अभी कौन तक? से जिले को? दरअसल अभी जो मैंने शूट किया गुप्त काशी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। उत्तर काशी में भी हर्षिल वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। मुनस्यारी बहुत अच्छी जगह है। पूरा ही उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बोलूँ, यहाँ तो हम शूट के दौरान हमेशा ये कहते हैं कि भैया कुछ देखने की जब कैमरा लगा लो, ब्यूटी अपनी आप आपको मिलेगी। बिल्कुल, बहुत जी। खूबसूरत ये बहुत राज्य ही है खूबसूरत इलाके हैं। इवन पौड़ी बहुत खूबसूरत जगह है। जी। उर्मी नेगी अगर आज एक्टर नहीं होती तो क्या होती? टेनिस प्लेयर होती। टेनिस प्लेयर। जी जी। तो आपने जब आप बचपन के दिनों में एक्टिंग करती थी, आपने जी। सोचा था कि आप टेनिस प्लेयर बनेंगी? नहीं, तब नहीं। ये टेनिस खेलने का शौक मुझे लगा है दरअसल टॉम अल्टर जी ने। टॉम अल्टर जी एक एक्टर हुआ करते थे। तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हम कहीं बंधक बन गए थे। बंधक इस सेंस में कि हमारे प्रोड्यूसर भाग गए थे मध्य प्रदेश के सागर नाम के शहर में, और हम लोग होटल के कमरे में ही पड़े रहते थे। तो तभी टेनिस में जा रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो टॉम साहब के कमरे का टेलीविज़न काम नहीं कर रहा था, तो वो मेरे कमरे में आके ये मैच देखते थे, और मैं मेरे हेटर से बहुत बोर होते थे कि सुबह सुबह घंटों ये कहाँ, लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे मजबूरी में देखना शुरू किया, और उसके बाद इतना पसंद आया कि मैंने मुंबई जाते ही सबसे पहले क्लब की मेंबरशिप ली, और ताकि मैं टेनिस खेल सकूं। आपने ना कई सारे सीरियल्स भी किए हैं, और आपने बताया था कि आप मैक्सिको में भी काम करती हैं, जी। डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। तो किस तरह के सब्जेक्ट्स आप चुनते हो डॉक्यूमेंट्रीज? डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मोस्टली ये टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर होते हैं। अलग अलग जो टूरिस्ट की जगह होती हैं। कई बार हम लोग जंगली जानवरों के ऊपर भी काम करते हैं, जो सफारीज होते हैं। अभी जैसे मैं एक विषय पे काम कर रही हूँ नासिक में, जो राम जी पंचवटी, जहाँ पे राम जी की पंचवटी बनी थी, वहाँ पे सीता जी की गुफा है। तो यहाँ देहरादून आने से पहले मैं उस प्रोजेक्ट पे वहाँ पे शूट कर रही थी, काम कर रही थी। और इसके अलावा जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जसवंत सिंह जी, जो पहाड़ के जो हमारे वीर सेनानी रहे हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च वर्क चल रहा है। उन पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो लाइनअप है। यानी कि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी जी आपके हाँ, पास। जी हाँ, जी हाँ। एक प्रोड्यूसर को जब, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो बहुत सारे युवाओं के पास आज के समय में होती है, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिलता, और प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिर कितनी चुनौतियाँ होती हैं प्रोड्यूसर के पास? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है फंड इकट्ठा करना। तो हमारी पहाड़ी फिल्मों के लिए तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई फाइनेंसर है नहीं। शायद कोई दोस्ती यारी में लोगों को कर दें तो कर दें, लेकिन पैसा खुद का ही लगाना पड़ता है। तो लेकिन उससे कहते हैं ना कि कुछ काम आप स्वांतः सुखाए, एक शब्द है जो आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो पहाड़ी जो फिल्में हैं वो मैं अपनी आत्मा की खुशी के लिए करती हूँ। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मकसद नहीं है, क्योंकि वो होगा नहीं और मुझे फिर दुख होगा। तो मैं जानती हूँ, तो मैं उस तरफ सोचती ही नहीं हूँ। तो मैं अपनी खुशी के लिए फिल्में बनाती हूँ। जी बिल्कुल। उर्मी जी, आपने जो फिल्में बनाई हैं वो लोगों के दिलों में आज छाई हुई हैं। इसके साथ ही आप पहाड़ के लिए सोचते भी हैं, और यही कारण है कि आगे भी आपके कई प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन अभी हम देखें तो उत्तराखंड में कई युवा हैं जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस उन्हें नहीं मिलता है। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, संदेश तो उनके लिए यही है कि आप अगर पहले तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। आप अपने आप को खुद देखिए कि क्या आप इसके काबिल हैं। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर एक बात है कि अगर आईना आपको कहता है कि हाँ आप इसके काबिल हो, आप कर सकोगे, तो आप ज़रूर इसके लिए कोशिश कीजिए। सही लोगों के पास जाइए। ट्रेनिंग लेना भी ठीक है, लेकिन एक कलाकार तो मैं कहती हूँ कि जन्मजात ही होता है। हाँ, उसको पॉलिश किया जा सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप उस किस्म के व्यक्ति हैं, आप में वो कला है, तो ज़रूर आप इसके लिए आप कोशिश कीजिए। भविष्य आपके साथ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने हमसे बातचीत की, और आगे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थी हमारे साथ उर्मी नेगी, जो उत्तराखंड की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कई फिल्मों को बना चुकी हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड में भी अपना अभिनय का जलवा इन्होंने बिखेरा है, और आज पहाड़ की पहचान, पहाड़ की शान है ये। ऐसे ही अन्य मेहमानों से आपको हम मिलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।